हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने हुमायूं से संबंधित सारी घटनाएं देख ली थी और 1556 में हुमायूं की मृत्यु तक पिछले वीडियो में हमने उसकी बात की थी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब आज की वीडियो में हम मुगल वंश के सम्राट अकबर की बात करेंगे। अकबर मुगल बादशाहों में सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र रहा है और सबसे अधिक चर्चित भी रहा है। अकबर की नीतियाँ, उसका सामाजिक और उसका धार्मिक जीवन कई मायने में महत्वपूर्ण है और आज भी अकबर की कई नीतियाँ बहुत प्रासंगिक हैं और कई मामलों में लेकर के उसको बहुत आज भी चर्चा में रहता है, खास करके अकबर की महानता के विषय में। तो यह सब चीज़ें हैं, हम आगे देखेंगे। तो आज हम अकबर शुरू कर रहे हैं शुरू से अकबर के विषय में। तो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हो गई तो उस समय अकबर पंजाब के कलानौर में था और बैरम खान ने वहीं उसको बादशाह घोषित कर दिया। तो 1556 में अकबर बादशाह बना दिया गया। उसके पहले अकबर के जन्म के विषय में हमने बताया था कि 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा राणा बीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। फिर अब 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर को बादशाह बनाया गया बैरम खान द्वारा और बैरम खान को पहले ही हुमायूं ने अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। और फिर 1556 में पंजाब के कलानौर में बैरम खान ने अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। अकबर को बादशाह घोषित किया। तो यह है 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने अकबर को कलानौर में ही बादशाह घोषित किया था। इसमें जो सबसे अधिक पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, और तो यह है पंजाब का कलानौर 1556 में। और बैरम खान ने ईंट का एक चबूतरा बना करके अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में ही अकबर सिकंदर सूर का पीछा कर रहा था और वहीं पर बैरम खान ने उसको बादशाह तो घोषित कर दिया, लेकिन दिल्ली और आगरा में जो मुग़लों के राजधानी और इसके ठिकाने थे, यहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो गई। फिर जो आदिल शाह जो अफ़गान शेर शाह का आखिरी उत्तराधिकारी, तो आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था हेमू को, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो भारतीय इतिहास के आखिरी विक्रमादित्य भी माने जाते हैं। 14वें और आखिरी विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य आदिल शाह अफ़गान के प्रधानमंत्री थे, उसके सबसे बड़े योद्धा थे। तो जैसे ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमू ने मौका देखते ही तुरंत आगरा पर सबसे पहले अधिकार किया और आगरा में मुगल गवर्नर इस्कंदर खां को पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया। तो 1556 में इधर बैरम खान अकबर को पंजाब में बादशाह बना देता है और इधर आगरा में हेमू आगरा पर कब्जा कर लेता है। 1556 में हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर इस्कंदर खां को पराजित कर
आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा पर अधिकार कर लिया क्योंकि आप जानते हैं कि हेमू मोहम्मद आदिल शाह अदली जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी, वह आखिरी उत्तराधिकारी है। और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, अफगान पूरी तरह से मछीवाड़ा और सरहिंद में हारे नहीं थे। और जैसे ही हुमायूं मरा तो आदिल शाह ने मौका देखते हुए हेमू को भेजा और हेमू ने मुगल गवर्नर इस्कंदर खां को पराजित करके सबसे पहले आगरा पर अधिकार किया 1556 में ही। और 56 में ही अभी पंजाब में बैरम खान अकबर को बादशाह बना देता है। तो 1556 में ही पंजाब में बैरम खान अकबर को बादशाह बनाता है और इधर आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू मौका देखते ही आगरा में कब्जा कर लेते हैं और मुगल गवर्नर इस्कंदर खां को वहाँ से हटा देते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आगरा के बाद हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। तो दिल्ली भी खाली थी, मुगल गवर्नर जो तारदी बेग है वह दिल्ली का गवर्नर था। तो हेमू ने तारदी बेग को भी पराजित किया। हेमू ने दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग को पराजित किया। तो यह बहुत पूछा गया है पहले कि जब हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का मुगल गवर्नर कौन था? तो वह तारदी बेग था जिसे हेमू ने हराया और तारदी बेग वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो तारदी बेग का नाम जरूर जानते रहें, यह दिल्ली का मुगल गवर्नर है। जब हुमायूं मरा तो दिल्ली इसी के नियंत्रण में थी। आगरा के मुगल गवर्नर के विषय में अभी तक पूछा नहीं गया है इस्कंदर खां के विषय में, पर जानते रहें क्योंकि अगर तारदी बेग के विषय में पूछा जा सकता है तो यह भी पूछा जा सकता है कि आगरा का मुगल गवर्नर कौन था जब हेमू ने वहाँ आगरा पर अधिकार किए। तो ये घटनाएं हो गई और अकबर के लिए अब यह स्थिति बहुत भयंकर हो गई। अकबर को बहुत डर लगने लगा और साथ में भगोड़े जो मुगल गवर्नर थे जैसे इस्कंदर खां और तारदी बेग जब भाग करके वहाँ पहुँचे अकबर के पास, तब अकबर और दूसरे अन्य जो मुगल बड़े अधिकारी थे सबको यह लगने लगा कि अब आदिल शाह हेमू की सहायता से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर चुका है, अब हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, अब वह पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। और वह इतने डरे हुए थे कि बताते हैं कि कई उसके अमीरों ने अकबर को सलाह दी कि उन्हें भाग करके काबुल चले जाना चाहिए। लेकिन बैरम खान जो था, बैरम खान ने बहुत साहस का परिचय दिया और बैरम खान ने अकबर को काफ़ी हिम्मत दी और उसी ने कहा कि हमें लड़ना चाहिए और पुनः हमें अपने राज्य को हासिल करना चाहिए। और हुआ भी वही, बैरम खान अकबर के साथ डटा रहा और फिर हेमू से वह 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में टकराते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही कि बैरम खान उसका मुख्य था और बैरम खान के महत्व को उतना नहीं समझा गया है, लेकिन मुगल सम्राट की पुनः स्थापना करने में और ऐसी स्थिति में जब हेमू दिल्ली और आगरा को अपने नियंत्रण में ले चुका था और मुगलों की स्थिति काफ़ी बुरी हो गई थी और वह एकदम हार के कगार पर खड़े थे, उस हार के कगार पर से बैरम खान ही उनको खींच लाया और अकबर को बादशाह भी बनाया और पुनः हेमू को पराजित करके अफगानों का भी आखिरी रूप से सफाया किया और पुनः अकबर को दिल्ली में बादशाह बनाया। तो बैरम खान का शुरुआती दिनों में अकबर को बादशाह बनाने में और मुगलों को फिर से खड़ा करने में बैरम खान का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन बैरम खान को उतना महत्व दिया नहीं गया है। तो बैरम खान के साथ आप देखेंगे कि आगे दरबारी राजनीति का वह शिकार हो गया और फिर उसकी हत्या भी कर दी गई। तो अभी हम थे यहाँ तक कि जब हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, वहाँ के गवर्नरों को मारकर भगा दिया, फिर बैरम खान उसने अकबर को हिम्मत दी और फिर दोनों लोग आकर के पानीपत के दूसरे युद्ध में टकराते हैं, जहाँ बैरम खान सेना का नेतृत्व कर रहा है और हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री वह इधर से खड़ा है। राजपूतों और अफगानों के साथ मिल करके वह अकबर की मुगल सेना से टकराने के लिए तैयार है। तो
अब पानीपत के दूसरा जो युद्ध है उसकी घटनाएं और उसमें क्या था और एग्जाम की दृष्टि से क्या उसमें पूछा जा सकता है, इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में यही सारी घटनाएं थी जो अकबर का प्रारंभिक जीवन और उसके बादशाह बनने तक की घटनाएं। अब फिर 1556 में ही आप जानते हैं किसी साल पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। तो हम बात करेंगे अब अगली वीडियो में पानीपत के दूसरे युद्ध की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो धन्यवाद।